अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीवी न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए के साथ मैं हूँ वर्दा शुजा और मेरे साथ इस चंक में मौजूद है मेरे साथी एंकर रिजवान रौनक। नाज़रीन, एक जानिब तो पूरी दुनिया कोरोना के पेंडेमिक से निपटने के लिए एक मत अमली बनाने की कोशिश में मसरूफ है। मुख्तलिफ ममालिक ने वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है और ये इंडिया दिया जा रहा है कि कुछ ही माह के बाद जो है एक वैक्सीन है जो तैयार होकर मार्केट में आ जाएगी, या टेस्टिंग किट्स में बेहतरी के हवाले से, जिससे लोग घरों में बैठकर अपना टेस्ट करने की सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। एक जानिब तो पूरी दुनिया की ऐसी कोशिशें जो तामीरी कोशिशें जिनको हम कहते हैं, दूसरी जानिब कुछ ऐसे मुमालिक अभी भी हमारे सामने मौजूद हैं जो कि अपनी इंतहा पसंदी से, इंतहा पसंदाना नजरियों से बाज नहीं आ रहे। और इनकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हम बात करें रिजवान, तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, जहां पर अकलियतों के लिए जिंदगी गुजारना जो है एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक जानिब तो लोग कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना की वजह से मुतासर हो रहे हैं, दूसरी जानिब भारत के अपने अंदर जो अकलियतें हैं वो भारत की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज की वजह से मुतासर हो रही है। इवन कोरोना को हमने देखा है रिजवान कि उन्होंने एक पॉलिटिकल टैक्टिक के तौर पर इसको इस्तेमाल किया और मुसलमानों को जो है इस हवाले से भी निशाना बनाया गया कि शायद कोरोना के फैलाव के हवाले से उनका कोई खास किरदार है। और इस हवाले से हमने देखा कि पहली मर्तबा अमेरिका की जानिब से भारत को अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने सही कहा कि भारत में एक तरफ जो है वो कोरोना से लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में, दूसरी तरफ कुछ ममालिक जो हैं वो अभी भी अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहे जिस पर पहले भी उन्हें स्नब किया जाता रहा है। पहले भी वो बदनामी का बाइस बनते रहे हैं। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट जो है वो इरसाल कर दी गई है अमरीकी महकमा ख़ारजा को, जिसमें बाकायदा भारत को ये कहा गया है कि बड़ी तेज़ी से अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से और या जो हिफाजत के हवाले से तनज़्ज़ुली का शिकार जो है वो मुल्क होता जा रहा है। कश्मीरी हैं वो पहले से, वो तो 8-10 माह से लॉकडाउन का शिकार हैं, अगस्त के महीने से, और अब शायद पूरी दुनिया उनके उस दर्द और तकलीफ़ को महसूस करती हुई समझती हुई जो है वो नज़र आ रही है। कोरोना से भी लोग मर रहे हैं लेकिन उसको एक आफत समझकर, एक बीमारी समझकर जो है वो लोग मर रहे हैं, लेकिन ये जुल्म है जो भारत की तरफ से रवा रखा जा रहा है। अब इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए कि भारत अक़लियतों के साथ क्या कर रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे साथ हमें इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं इस चंक में। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। सबसे पहले यही सवाल कि भारत, अब ये अमरीकी हुकूक कमीशन की भी रिपोर्ट आई है सामने, उसमें भी भारत अक़लियतों के मामले में 2004 के बाद से जो है वो बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। आप क्या कहेंगे, अक़लियतें हैं, मुसलमान तो हैं ही हैं, वो तो पिट ही रहे हैं, वो तो मर ही रहे हैं, और दूसरी अक़लियतें भी तंग हैं भारत में, और ख़ास तौर पे इस कोरोना वायरस की वबा के इन दिनों में? देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत, नरेंद्र मोदी की हुकूमत 2013 से जो बरसर इक़्तिदार हिंदुस्तान में आई, उस वक़्त से हिंदुस्तान में अक़लियतों पर एक अज़ाब और इताब नाजिल होता गया और बढ़ता गया। हालांकि ये अक़लियतें पहले भी, अगर आप देखें 2012 में एक रिपोर्ट हिंदुस्तान के एक जस्टिस की सरबराही में, जस्टिस सज्जर की सरबराही में आई थी, और उसमें भी बताया गया था कि मुसलमान जो है ना बदतरीन अक़लियत है हिंदुस्तान में, समाजी लिहाज से, तालीम के लिहाज से वो पस्तरीन वहाँ पर हैं। तो ये तो जुल्म उन पर पहले से था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी RSS बैक्ड हुकूमत के आने के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदाना रवियात बढ़ते गए और जिसको रियासत की जो हिमायत हासिल रही, और जिसमें लिंचिंग हुई मुसलमानों की, दलित्स की हुई, इसी तरह ईसाइयों की हुई और दूसरी अक़लियतों की हुई, और इस तरह से गोश्त खाने पर और दूसरे ऐसे मामला जो हुए पहले से। अब जो दुनिया, आपने देखा कि जब से पेंडेमिक आया ये कोविड-19, तो दुनिया के तमाम मुल्क अपने तमाम तर असास से, अपनी तमाम तर ताकत झोंक रहे हैं कि किस तरह से इस वबा से बचाया जा सके। इसका कोई मजहब नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान में इस कोविड-19 को भी मुसलमान बनाया गया, और किस तरह मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान की जो एक सरकारी सरपरस्ती में जमात के लोग, ऑफिशियल्स, ये तकरीरें करते हैं, ये हेट स्पीच जगह जगह पर करते हैं कि ये मुसलमानों ने फैलाया, तबलीगें फैला, उनके राशन, उनको इमदाद नहीं दी जाती है, उनकी दुकानों से सौदा नहीं लिया जाता है। अब ये हम दुनिया को कहते थे कि हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई जो इंतहा पसंदी है, हिंदू इंतहा पसंदी, ये दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, लेकिन दुनिया सुनती नहीं थी। लेकिन अब आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने गल्फ के अंदर और दुनिया के अंदर जो उन्होंने ये चीजें कर दी, और जिस तरह से कुवैत के अंदर
UAE کی شہزادی نے, اومان کی شہزادی نے اور دوسرے جو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ تھے, سکالرز تھے, ان کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ ہندوستان کی انتہا پسند لوگ جو مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں یہ قابل برداشت نہیں ہے. اب امریکہ کی جو کمیشن کی رپورٹ آئی, اقلیتی کمیشن کی رپورٹ, یہ بھی ایک چشم کشا ہے دنیا کے لیے کہ کس طرح سے ہندوستان کی سرکاری سرپرستی میں ایک تو ہوتا ہے کہ کسی جگہ انتہا پسند لوگ ہوں, لوگوں کے اندر وہ رجحان ہوں, لیکن جہاں سرکار خود سرپرستی کرتی ہو وہاں پر لوگوں کا کیا حال ہوگا. یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں اس وقت, خاص خصوصاً مسلمان اس وقت بہت ہی عتاب میں ہیں جگہ جگہ پر. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کل کی ایک رپورٹ تھی, جو مسلمان جو صحت یاب ہو گئے کورونا سے, انہوں نے اپنا پلازما دینے کی پیشکش کی, وہ دے رہے ہیں, لیکن دوسری طرف RSS, BJP اور ہندو انتہا پسند جماعتیں جو ہیں وہ جگہ جگہ پر یہ پرچار کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سودا نہ لیا جائے, ان کے ساتھ کوئی کاروبار نہ کیا جائے, یہی اس وبا کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں. یہ تو ہے ہندوستان کے اندر کی بات. جہاں مقبوضہ کشمیر کے اندر کی بات ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ نے پہلے ہی کہا کہ 10 ماہ سے تقریباً 10 ماہ ہو گئے وہاں پر ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستانی دنیا کے اندر انفارمیشن چلتی ہے. انفارمیشن پر اس کووڈ-19 کے متعلق آئے روز نئی انفارمیشن آتی ہے. جو ڈاکٹرز ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں, وہ اکیوپ ہوتے ہیں اس انفارمیشن سے, لیکن انٹرنیٹ ریسٹرکشنز کی وجہ سے کشمیر کے ڈاکٹرز کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں. اس لیے وہاں پر ہر طرح کی جو یہ پریشانی موجود ہے. اور دیکھیں 10 لاکھ کی ہندوستان کی فوج کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے اندر 70-80 لاکھ کی آبادی کے اوپر, اور اس پر وہاں پر کل 92 وینٹیلیٹرز وہاں پر موجود ہیں, لیکن 10 لاکھ کی فوج موجود ہے, اور ہر 10 آدمیوں کے اوپر ایک فوجی وہاں پر ہندوستان نے کھڑا کیا ہوا ہے. اور اس آڑ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ-19 کی جب دنیا میں چل رہی تھی, یہ تو اپریل کے پہلے ہی دن ہندوستان نے نیا ڈومیسائل لا لایا, اور ابھی ہم نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کچھ ترمیم کریں گے, لیکن کل کی رپورٹس ہیں کہ 30,000 سے زیادہ لوگوں کو پہلے ہی ڈومیسائل وہ دے چکے ہیں. اور یہ لگاتار ایک پروسیس ہے جس سے وہ کشمیر کے اندر جو آبادی کا تناسب تبدیل کر رہے ہیں. اور اسی لاک ڈاؤن کی آڑ میں جس طرح سے ہندوستان کی سرکار وہاں پر ہندوستان کی فوج آئے روز وہاں پر محاصرے کرتی ہے, کر تلاشیاں کر رہی ہے, اور اس میں جو زیر حراست ہلاکتیں ہو رہی ہے ان میں ان دنوں میں اضافہ ہوا جو پہلے نہیں دیکھا گیا. یقیناً الطاف حسین وانی صاحب, نہ صرف معاشرتی طور پر کشمیریوں کے استحصال کیا جا رہا ہے بلکہ معاشی طور پر بھی ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ان کی معیشت کو, اکانومی کو بالکل ختم کر دیا جائے, اور وہاں پر وہ لوگ جو ہیں بہت برے حالات کو پہنچ جائیں. کیا کہیے گا کہ ایسی صورتحال میں جہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کہ 10 لاکھ وہاں پر بھارتی فوج موجود ہے, وہاں پر ٹیسٹنگ کی سہولیات اس طرح موجود نہیں ہے, نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی کہ انٹرنیٹ کے تھرو وہ دنیا بھر سے معلومات کی رسائی کا معاملہ بھی جو ہے ان کے لیے بڑا محدود ہے, اور وہ نہیں اس تک رسائی بھی پا رہے. کیسے اپنی زندگیاں, اپنے معمولات آج کل کشمیری گزار رہے ہیں؟ یقیناً لاک ڈاؤن, باقی دنیا کا لاک ڈاؤن ہم کہتے ہیں کہ وہ ریلیٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن باقی دنیا کے پاس بہت سی سہولیات کے ساتھ یہ لاک ڈاؤن ہے. مظلوم کشمیری اس سختی کی اس گھڑی میں کس طریقے سے اپنے معاملات کو گزار رہے ہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے گا ہمیں. دیکھیں کشمیر کے اندر لوگوں کو اب یہ جو سختیاں ہندوستان کی ہے, خصوصاً پچھلے 30-32 سال سے اس قسم کے لاک ڈاؤن, کرفیوز اور جو یہ ظلم ستم برداشت کرنے کی ایک عادت سی ہو گئی ہے. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جو جس طرف آپ نے بات کی کہ جو کشمیریوں کی پچھلے 10 مہینے سے پہلے لاک ڈاؤن وہاں رہا, کرفیو رہا, وہاں پر لوگ اپنی جو اناج جو تھے, ان کی جو جن لوگوں کی سیاحت کے صنعت کے ساتھ وابستگی تھی, ان کی جابز چلی گئی, ہوٹلنگ بند ہو گئی, جو ان کا فروٹ جو تھا وہ سارا تباہ ہو گیا, وہ مارکیٹ نہیں ہو سکا. اس طرح سے کشمیری بہت ہی اس وقت ناگفتگو حالت میں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے ایک ہیومنٹیرین کیٹاسٹرافی پہلے ہی جنم لے چکی ہے, لیکن ہندوستان نے اسی لیے تمام تر
जो इंफॉर्मेशन के जराए हैं वो बंद कर लिए हैं और ढिंढोरा पीट रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि हमने इसको दफा 370 और 35 से खत्म करके अब कश्मीर में वो इनकलाब बर्पा करेंगे डेवलपमेंट का, लेकिन इंडिकेटर्स जो वहां पर हो रहे हैं कि वहां हिंदुस्तान का सिर्फ मकसद वहां पर डेमोग्राफी चेंज करना है, कश्मीरियों को खत्म करना है, कश्मीरी मुसलमानों को खत्म करना है, ताकि हिंदुस्तान के बाद आबाद वहां पर आबाद करें और इसको दूसरा गजा बनाएं। तो कश्मीरी इस वक्त भी इसी कश्मकश में है, अपनी जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में वो इस्तिकामत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए दूसरा कोई रास्ता है नहीं लड़ने के सिवा और इसको बर्दाश्त करने के सिवा इस वक्त, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तानी फौज पीछे पड़ी हुई है, दूसरी तरफ जो ये वबा है ये भी एक मसला है। तो इस वक्त हिंदुस्तान को एक रेस्पाइट मिला है कि उसको अभी उस किस्म की मज़ाहमत सामने वो देख नहीं रहा है, क्योंकि लोग पेंडेमिक की वजह से भी अपने घरों में मासूर है और ऊपर से उसके उधर फौजी भी बाहर, लेकिन उनकी जो इक्तिसादी सूरत हाल है, खासकर मैं एक बात जो तालीम के मामले में, दुनिया के अंदर तालीम का सिलसिला इस वक्त ऑनलाइन चल रहा है। अब मकबूजा कश्मीर के अंदर जी बिल्कुल ऐसा ही है अल्ताफ साहब, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से तमाम मुश्किलात का शिकार हैं। आपने ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी की बात की थी कि वहाँ पर जन्म ले चुकी है, वो तो 10 महीने पहले, बल्कि अगर देखा जाए तो 70 सालों से जन्म ले रखा है। आई मे नॉट बी गेटिंग पेसिमिस्टिक, ज़रा बताइएगा कि अब कश्मीर तो मतलब पूरी दुनिया, आलमी बिरादरी पहले भी इतनी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही थी, अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान की कश्मीर की सिफारती कोशिशों के बावजूद भी उन पर कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। अब तो सूरत हाल और ज़्यादा दिगरगू है, अब तो पूरी आलमी बिरादरी अगर देखा जाए, ताकतें खुद बड़े सख्त शिकंजे में फंसी हुई हैं। तो अब मुस्तकबिल करीब में क्या देख रहे हैं आप? भारत क्या अपने उस प्लान में कामयाब हो जाएगा? नेचर हैज सपोर्टेड इंडिया। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ ऐसी कोई बात है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी पोलराइजेशन हो रही है वो भी एक तरह से बढ़ रही है और हिंदुस्तान की जो दुनिया के अंदर जगहसाई बढ़ रही है वो चलती रही है। अब आज कल की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो स्पेशल रिपोर्टर ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी जो रिपोर्ट आई है जो जून में 44 सेशन में पेश होनी थी, उसमें किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तानी सरकार को इस सिलसिले में तंबे किए। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की जो गाइडलाइंस आई है पेंडेमिक के हवाले से, उनमें खुसूसन जो चीज उन्होंने एलॉबरेट की है वो चीजें हैं जो हिंदुस्तानी सरकार वहां पर करके उनको उन्होंने तंबे की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कॉल आई थी कि तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में सीज फायर हो जाए और इस जी बिल्कुल अल्ताफ वानी साहब, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया अल्ताफ सलवानी साहब, योर पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। जी नाज़रीन, कश्मीर में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तरफ हम कोविड-19 देख रहे हैं, पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है, ऊपर से उनका लॉकडाउन अब 10 महीने को टच कर रहा है। 5 अगस्त 2019 से ये लॉकडाउन हुआ था, तो वो पहले ही इन तमाम की तमाम मुश्किलात से गुजर रहे थे कि जिसमें पोस्ट कोविड-19 दुनिया जो है वो एंटर हुई है। लेकिन अब मजीद उन पर जो है जुल्म ये रवा रखा जा रहा है कि अब भारत की तरफ से डोमिसाइल, लाखों की तादाद में डोमिसाइल दिए जा रहे हैं। आबादी का तनासुब तब्दील करने की जो कोशिश या जो खौफ था कश्मीरी रहनुमाओं को, हुर्रियत रहनुमाओं को, पाकिस्तान को, वो अब सच होता हुआ नजर आ रहा है। आलमी बिरादरी को इस पर खास तवज्जो देनी है। कोविड-19 आएगा, गुजर जाएगा और इसी तरह इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हम इस वबा से बाहर निकल आएंगे। लेकिन कश्मीरी 70 साल से उसी आग में झुलस रहे हैं और अब वो आग मजीद तेज होकर उनके घरों तक पहुंच गई। लेकिन रिजवान, यहाँ पर पॉजिटिविटी इसमें हम ये देखते हैं कि दुनिया भर की नजरें अब भारत के ऊपर हैं और पहली मर्तबा हमने देखा कि अमेरिका की जानिब से, जो कि भारत के साथ बड़े गठजोड़ हैं जिसके, उसकी जानिब से, वहाँ की इदारों की जानिब से ऐसी रिपोर्ट का जारी होना, इसको हम खुशाइंद कहेंगे कि दुनिया ने कम अज कम अपनी आंखें खोली मजलूम कश्मीरियों के हवाले से, जो जुल्म उन पर रवा रखा जा रहा था 70 बरस से। तो अब दुनिया ने उसको रियलाइज करना शुरू कर दिया है, उससे रिलेट करना शुरू कर दिया गया है। जो जुल्म सितम मुसलमानों पर किए जा रहे हैं, जो दीगर अक़लियतों पर किए जा रहे हैं, यकीनन इससे पहले तो नरेंद्र मोदी इंतखाबात दूसरी मर्तबा जीतना चाहते थे, ये उनके पास एक रीजनिंग थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो अपनी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये उनके लिए जो है एक शिकंजा बन जाएगा और इसके बड़े मनफी असरात भी मुरतब होंगे। नाज़रीन, अपनी ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम मईशत के हवाले से अब बात करेंगे। कोरोना वायरस जिसका सामना पूरी दुनिया को है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी मईशतें इसके सामने कोलैप्स हो गई हैं। पाकिस्तान में हमारी बहुत छोटी सी मईशत है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से जो बड़े इकदाम किए गए हैं, बड़े रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया है, यकीनन वो बहुत
خوش آئند ہے، لیکن اگر یہ کورونا وائرس اسی طرح سے جاری رہتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پاکستانی اکانومی کو کیا سخت فیصلے کرنا ہوں گے، کن کن اپنے ہمیں حصوں پر زیادہ کام کرنے کی، فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت عابد حسن صاحب ماہر معاشیات ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عابد حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا پی ٹی وی نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے۔ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں یقیناً وہ بہت خوش آئند ہیں، عوام دوست فیصلے کیے جا رہے ہیں، ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن اگر کچھ ماہ اسی طرح یہ تسلسل سے جاری رہتا ہے کورونا وائرس تو کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ؟ شکریہ آپ وائٹ کرنے کا۔ دیکھیں جس طرح باقی دنیا میں ایک انسرٹنٹی ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اگلے مہینے کیا ہوگا، اگلے ہفتے کیا ہوگا، اگلے سال، سملرلی یہ جو معیشت کا پہ اثر ہے یہ ڈپینڈنٹ ہے کہ یہ وائرس آیا ایک مہینے میں ہم یہ کنٹرول کر لیں گے، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں، 6 مہینے میں۔ تو اس وقت تو پوری دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ جی 1-2 مہینے میں ہو جائے گا، تو اس کے باوجود ہماری اکانومی جو ہے اگر 2-1 مہینے میں بھی 3 مہینے میں ہو جائے تو ہماری اکانومی کم سے کم میں بھی 3 سے 5% کنٹریکشن ہوگی، کم ہو جائے گی، جو کبھی بھی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ مگر وہ تو یہ ہے کہ چونکہ یہ 100 سال میں ایک دفعہ والا ایونٹ ہے، تو اگر 5% بھی کنٹریکشن ہو کمپیئر ٹو جتنی ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی تو 20 کسی کی 10%، 15%۔ مگر یہ ہے کہ حالات بڑے مشکل ہوں گے اور بڑے مشکل ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے ایک تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے گورنمنٹ نے جو یہ ریلیف پیکیج دیا ہے یہ بہت اچھا ہے جس آپ نے کہا، مگر اس کو کم سے کم ہمیں دگنا ابھی بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جو 90% لوگ اس ملک کے ہیں ان کو یہ پیکیج کی ضرورت ہے۔ سو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ابھی ٹھیک ہے اگر ہم بورو کر کے ان کو دے دیں یا اسٹیٹ بینک سے بورو کر کے دے دیں، مگر آگے جا کے جتنا بھی یہ ایک ہمارا قرضہ بڑھ جائے گا اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ یہ قرضہ ہم کس طرح کم کریں۔ اور ایک جو چیز جو بہت مشکل ہوگی بٹ کرنی پڑے گی اس کے جو امیر طبقہ ہے اس سے ٹیکسیشن، اس پہ ٹیکسیشن ہو، ویلتھ ٹیکس ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو یہ ہم ابھی اخراجات کر رہے ہیں وہاں سے آ سکیں۔ سملرلی جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہت سے سیکٹرز ہیں جہاں پہ ٹیکس بہت لو ہے، جیسے اسٹاک مارکیٹ پہ ٹیکس بہت لو ہے، اس کو ہمیں ٹیکس کرنا پڑے گا۔ ریل اسٹیٹ پہ بہت لو ہے ٹیکس۔ جو مطلب دیکھیں اس وقت آپ بڑے شہروں میں چل جائیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کروڑوں کے گھر ہیں، ٹیکس ورچولی ہے نہیں۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس وقت تو ہمیں جتنا خرچہ ہو سکے کرے، کیونکہ ورنہ جو غریب طبقہ ہے، جو ان ایمپلائڈ ہے، یہ مطلب ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ فرض کریں اگر وہ ناخوش ہوں تو سوسائٹی پہ کیا اثر ہوگا۔ عابد حسن صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا، ٹیکس جو ہے، ٹیکس کلیکشن یا ٹیکس کے ذریعے جو ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی سورس ہوتا ہے، سپریم سورس ہوتا ہے انکم کا گورنمنٹ کے پاس۔ ذرا یہ شیئر کیجئے گا کہ پاکستان کی اکانومی تھوڑا ڈائیورسیفائڈ بھی ہے، مطلب خدا کی طرف سے ایگرارین سیکٹر اس کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ایگریکلچر سیکٹر الحمدللہ اس طرح سے اللہ کا شکر ہے متاثر ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا، کووڈ-19 ہے یا وہ دیہی جو بھی ہمارا رورل اکانومی ہے وہ اس طرح سے ایفیکٹ نہیں ہوئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کو بھی مزید بوسٹ کر کے ہم یہ اثرات جو دوسری سائڈ سے پڑ رہے ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایگریکلچر ہماری اکانومی کا 20% ہے، اراؤنڈ دیٹ ہے۔ جی آپ شارٹ ٹرم میں کسی چیز کو بوسٹ نہیں کر سکتے، یہ بجلی کا آن آف سوئچ نہیں ہے اکانومی جو ہوتی ہے نا۔ رائٹ۔ تو ایگریکلچر میں جیسے آپ نے صحیح کہا کہ انشاءاللہ ایگریکلچر ہمارا اگر 2-3% پہ بھی گرو کرے، ایگریکلچر اس سے زیادہ شارٹ ٹرم میں گرو نہیں کر سکتا، کیونکہ زیادہ ہمارا ایگریکلچر ویٹ ہے، کاٹن ہے، رائس ہے، جو اسٹیپل کراپس ہوتی ہیں ان کی گروتھ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ جی جی۔ تو باقی نا ہائی ویلیو جو ہے وہ ہائی ویلیو کراپس کو گرو کرنے کے لیے ریپڈلی آپ کو سیڈز اچھے چاہیے ہوں گے، آپ کو پانی کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا، آپ کو مارکیٹس ڈھونڈنی پڑیں گی، تو وہ کام 5-6 مہینے میں نہیں ہو سکتا، اس کو 1 سال 2 سال لگتے ہیں ان چیزوں کو۔
बट हमारा जो एक लिहाज से समझें एक सेफ्टी नेट है इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर है। दूसरा हमारा सेफ्टी नेट इन द सेंस के अगर इकोनॉमी क्रैश भी कर जाए तो एग्रीकल्चर हमारा क्रैश नहीं करेगा। दूसरा सेफ्टी नेट जो सबसे बड़ा सेफ्टी नेट इकोनॉमी का, सर्विस सेक्टर, ये जो 3 मिलियन छोटे छोटे दुकानें हैं, लोग खुद काम कर रहे हैं, वो जो है उसको हमें जितना भी पैसा जरूरत हो चाहिए उसको सस्टेन करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है पूरी कौम की या पाकिस्तान की वो इस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में। और इसलिए ये जो इस वक्त पैकेज अनाउंस किया है, मैं समझता हूँ कि ये कम है, इसको इनको कम से कम 3 गुना कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो सेक्टर अगर बूम करेगा या ग्रो करेगा या अपने पांव पे दोबारा खड़ा होगा, वो सबसे ज्यादा इकोनॉमी को जो है एक इंक्रीज कर सकता है, बूस्ट कर सकता है। और अगर वो सेक्टर कोलैप्स कर जाए तो आप कुछ भी कर लें एग्रीकल्चर में, मुल्क में काफी तशवीशनाक हालात हो सकते हैं। अच्छा आबिद हसन साहब, अभी आपने खुद फरमाया कि 90% लोगों को इस मुल्क में जो है वो पैकेज की ज़रूरत है, मजीद रिलीफ की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे में कुछ इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनली हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम आती हुई देखी हैं, इस हवाले से हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उन्होंने हुकूमत से डिमांड की है कि उनको कोई बेल आउट पैकेज दिया जाए। उनका महाना 1 अरब का जो है वो नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे कुछ ऐसे शोबे जिनको हुकूमत के साथ इस वक्त सपोर्ट करनी चाहिए, हुकूमत की उनके साथ कदम से कदम मिला लेना चाहिए, उनकी जानिब से इस तरह की डिमांड का आना, और इसके असरात क्या होंगे? देखिए, ऑयल सेक्टर डेफिनेटली एक आप कह लें स्ट्रेटेजिक सेक्टर है। अगर रिफाइनरीज बंद हो जाती हैं तो सारा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। तेल जो है, पेट्रोल है, डीजल है। मगर तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, मगर ये जो सपोर्ट ये इस तरह होनी चाहिए कि जब ये लोग पैसे बनाएं तो वो पैसे गवर्नमेंट के मतलब हिस्से में भी आए। ये नहीं हो सकता कि आप उनको ग्रांट दे दें, लो इंटरेस्ट लोन नहीं। आप ठीक है लो इंटरेस्ट लोन भी दें, बट कहें कि मे बी 60% ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो गवर्नमेंट को आए टोटली, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ये इनके पास कैपेसिटी है टू बियर लॉसेस। क्योंकि जब ये प्रॉफिट बना रहे थे तो उस वक्त तो एवरीथिंग वाज फाइन, बट हैविंग सेड दैट आप जो है रिफाइनिंग सेक्टर को इस वक्त नहीं कोलैप्स कर सकते आप। अच्छा सर, लेकिन ये जो कीमतों की जहां पे हम बात कर रहे हैं, मैं ये भी ऐड करूंगी कि हुकूमत इस वक्त मौजूदा सूरत-हाल में फायदा कैसे उठा सकती है इससे? देखें अब लेट्स लुक बैक। आपने अगर 1 ट्रिलियन 1000 अरब खर्च करना है ये गरीबों को, मतलब एहसास प्रोग्राम, स्मॉल इंडस्ट्री, वर्कर्स पे, ये पैसे कहां से आएंगे? ये हवा से तो नहीं आते ना। अल्टीमेटली अगर फर्ज करें आप प्रिंट भी करते हैं, आपने ये पैसे वापस करने हैं। बिल्कुल। अगर अभी आप तेल की कीमत कम कर दें, तेल के से आप कोई मेरा ख्याल 400-500 बिलियन रुपीस इकट्ठा कर रहे हैं। तो तेल एक जो 80% लोग हैं गरीब लोग, वो तेल पे इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर तेल आप अभी कम करें, ये तो नहीं होगा कि उससे उनकी कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त मैं तो समझता हूँ बहुत सोच समझ के ये जो है प्राइसिंग ऑयल की या टैक्स ऑन ऑयल बड़ी सोच समझ के इसको मतलब आप चेंज करें। इस वक्त जितना आप इकट्ठा कर सकते हैं टैक्स, और ये एक बड़ा आसान सोर्स है टैक्स इकट्ठा करने का, और इस टैक्स से पॉवर्टी या जो लो इनकम पुअर लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिनके पास गाड़ियां हैं उनको ज्यादा मतलब रिलीफ मिलता है, बट इस वक्त गाड़ी वालों को तो रिलीफ नहीं आपने देना ना, आपने तो उनको रिलीफ देना है जो जिनके पास नौकरियां नहीं है, घर बैठे हुए हैं, मजदूरी नहीं कर सकते। जी वैसे कंजम्पशन भी आबिद साहब कि ये टैक्स कम करें पेट्रोल पे। जी आबिद साहब, वैसे भी ऑयल की कंजम्पशन भी काफी हद तक कम हुई है, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जरा शेयर कीजिएगा एसएमईज के हवाले से, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा आपने भी अपनी गुफ्तगू के दौरान हल्का सा रेफरेंस दिया था कि मज़ीद इनको जो है वो कोई अच्छा बड़ा अच्छा सा पैकेज देने की ज़रूरत है, फर्टाइल सा पैकेज देने की ज़रूरत है। किस तरह से इनको दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा किया जा सकता है, या सरगर्मियाँ, माशी सरगर्मियाँ ही कम अज़ कम बहाल कर ली जाएँ, ताकि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रुक जाए, दूसरा ये कि छोटी मोटी दुकानें हैं, रिटेलर्स हैं, कोई एक आध बंदा भी उनके दुकान पे काम करता है, उसका भी चूल्हा जल रहा है घर का, और दुकानदार को भी आ रहा है, कस्टमर भी उसके पास आ रहा है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती रहती है। देखिए, सबसे पहले एक सोसाइटी या स्टेट का ये फर्ज है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। अब
ये जितनी दुकानें बंद पड़ी हैं आपने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, वो आपको नहीं कभी सेक्रीफाइस करना, इसलिए कि अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तो कुछ पता नहीं कि महीने बाद इससे भी वर्स क्राइसिस आ जाए। ठीक है, एक मतलब जो है हर सोसाइटी में एबिलिटी होती है कि आप कितना को लॉकडाउन कर सकें। सो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करनी है। जो लोग इस वक्त घर बैठे हैं, समझ गए, उनको चाहे आप जो है, और ये स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, जो दुकानदार है उसका तो नहीं ऑब्जेक्टिव, वो तो कहेगा ठीक है भाई मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, आप घर बैठे मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकता, मगर एज अ स्टेट हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें कि उसको तनख्वाह मिले चाहे घर बैठा हो। इसलिए ये मैं कहता कि पैकेज कम है। जितने अब ये 3 मिलियन जो दुकानें हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, मे बी इसमें 8-10 मिलियन लोग, मे बी मोर, मे बी 20 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कम से कम 3 महीनों की तनख्वाहें जो है ना चाहे घर बैठे हुए मिले। अब हो सकता है उसमें से बहुत से हैं जो ये जो एहसास कैश प्रोग्राम में उनको मिल गया हो, मगर वो एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डायरेक्टली ग्रांट देनी चाहिए बिजनेस को, और बिजनेस के हाथ में ना दें पैसे। बिजनेस से बता दें कि जी ये मेरे 4 एम्प्लॉयज है, ये उनका CNSC है, ये उनका बैंक अकाउंट है, यहाँ पे पैसे डाल दें, ठीक है ना। तो वो चाहे वो 100 बिलियन लगे चाहे 200 बिलियन लगे, वो आपको करना पड़े। उसके बाद इन्होंने जो कहा है जी कि हम आपकी बिजली का खर्चा खुद उठाएंगे, अच्छा इकदाम है, बट वो तो तभी होगा ना जब दुकान खुलेगी। जब दुकान नहीं खुलेगी तो ये रिलीफ तो नहीं है। इस बिजली के रिलीफ से वो जो दुकानदार है अपने एम्प्लॉयर को तनख्वाह नहीं दे सकता ना। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगले 3 महीने या 2 महीने जो ये लॉकडाउन रहेगा, कुछ हाफ होगा कुछ नहीं होगा, इसमें ये जो एम्प्लॉयमेंट थी उसको प्रोटेक्ट करें, और उसमें अगर 100 बिलियन चाहिए 100 बिलियन दे, उसमें 200 बिलियन चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं देखें, अगर ये मतलब नाखुश हो जाएं, सड़कों पे आ जाएं, फिर तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते ना ये बात। और इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हमारे पास फिस्कल स्पेस नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। आपको इस वक्त जो भी है, चाहे पैसे प्रिंट करने पड़े वो करें, और फिर देखें कि अब 6 महीने बाद अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है किस तरह हम इन्फ्लेशन रोक सकते हैं। अच्छा आबिद हसन साहब, ठीक है, ये सब तो हम वो बातें कर रहे हैं जो होनी चाहिए, हुकूमत को मजीद इकदाम लेने चाहिए, लेकिन उसके साथ ही जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो अभी बहुत से कर्जों के तले दबी हुई है ये इकोनॉमी, और हम देख रहे हैं कि सूरत हाल में कुछ मजीद कर्जे तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक कर्जे मुआफ होने की नवीद नहीं सुनाई जा रही उन बड़े मुमालिक की जानिब से। वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल में बड़े मुल्कों को छोटे मुल्कों के कर्जे माफ करना होंगे। क्या आप आने वाले दिनों में इस तरह के कुछ इशारे देख रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है, कोई उम्मीद है कि ये कर्जे माफ हो जाएंगे? देखिए बात ये है कि कुछ तो गवर्नमेंट उन्होंने कहा जो G20 का ऐलान है कि आपको कुछ $1 बिलियन का शायद फायदा हो जाए, मगर आप ये देखिए कि 70 मुल्कों में हम प्रॉब्ली वो वाहिद मुल्क हैं, न्यूक्लियर है, बहुत बड़े हमारा, वी आर नॉट अ पुअर कंट्री इन 70 मुल्कों में, ठीक है ना। तो हमें खुद भी सोचना चाहिए, बाकी दुनिया कहेगी जी आप खुद क्या कर रहे हैं अपने अखराजात का। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे ज्यादा खर्चे जो हैं, हमारे ज्यादा कर्जे डोमेस्टिक कर्जे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल डोमेस्टिक कर्जों को यहीं पर जो है वो टेकअप करना है और खुद जो है बेहतर करने की कोशिश करनी है। आबिद हसन साहब बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। जनाज़िन मईशत के हवाले से बात कर रहे थे। मईशत जो है बहरहाल बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पूरी दुनिया को। क्या बात की जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, पाकिस्तान की या गरीब मुल्कों की, अगर देखा जाए अमेरिका इतनी बड़ी ताकत, चाइना इतनी बड़ी माशी ताकत है, यूरोपीय यूनियन, तमाम के तमाम ममालिक जो है इस वक्त सेहत के साथ साथ मईशत को भी, अब तो बल्कि अगर वर्दा देखा जाए आफ्टर लाइक अ मंथ और 1.5 मंथ लॉकडाउन, अब मईशत ज्यादा बड़ा इशू बन गया है उनके लिए, सेहत से भी ज्यादा बड़ा इशू बन गया। न्यूयॉर्क खोलने की बातें हो रही हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना है। यूरोपियन यूनियन ने अपनी कंट्रीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनको लॉकडाउन को नरमी करना, अनलॉक करना शुरू कर दिया है। तो मईशत इस वक्त हमें लगता है कि सेहत से भी बड़ा इशू बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी बहरहाल मुआशरती जिम्मेदारी निभाते हुए हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और मईशत जो है वो तो डेफिनेटली उसके उस तरह जिंदगी का हिस्सा है। रिजवान, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर हम मईशत का पहिया चलाने की बात कर रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियों के एक्टिव होने की बात कर रहे हैं, वहां पर यह भी बहुत जरूरी है कि जब इस तरह की सरगर्मियों के लिए हुकूमत कोई SOP जारी करती है तो उन SOPs पर अमल दरामद जो है वो तमाम तर बरादरी की जिम्मेदारी हो जाती है। मुख्तलिफ चेंबर ऑफ कॉमर्स काम कर रहे हैं इस हवाले से, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के मालिकान जो हैं वो
अपने इदारों में, अपने जो सरपरस्ती में जो मामला देख रहे हैं, उन सबको इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि इस वायरस का जो एक दूसरे तक मुंतकिली है, ये सबके लिए जो है एक बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। और हमने देखा कि ये वायरस अभी भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है, रोज़ाना नए केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, अमवात की शरह जो है वो बढ़ रही है। दूसरी जानिब जो बाहर के ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अब डिक्रीज देखने में आ रहा है। वहाँ के लोगों ने शायद समझ लिया है कि ये मामला किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता था, जो हुकूमत हिदायत दे रही है उन पर अमल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने देखा कि 21 अप्रैल के बाद रिजवान इसमें बड़ी जो है कमी हमें नजर आई है। जी बिल्कुल, वो कर्व जो था वो आहिस्ता आहिस्ता लेसन होता हुआ नज़र आ रहा है नाज़रीन, वेस्ट में भी, अमेरिका में, इधर उधर भी। लेकिन बहरहाल अभी भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है हमें, जैसे वर्दा आपने फरमाया कि बिल्कुल यही है कि हमें अपनी माशरती ज़िम्मेदारी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी करनी है। बिल्कुल ऐसी थेरीज मौजूद हैं कि जान रहेगी तो मईशत का पहिया भी चलता रहेगा, ज़िंदगी रहेगी तो चीज़ें चलती रहेंगी, कौम रहेगी तो ये मईशत भी ठीक हो जाएगी, गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत की तरफ से जो जिम्मेदारियां उठाई जा रही हैं, जिनका एहसास किया जा रहा है, वो निहायत खुशाइंद है कि वो ये समझते हैं कि सेहत के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को भी, अच्छा इसमें ये भी नहीं है कि मईशत खोल रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हेल्थ सेक्टर अभी भी प्रायोरिटी है, अभी भी प्रायोरिटी जो है वो किसी भी मुल्क की, किसी भी रियासत की, बिलखुसूस पाकिस्तान की, वो हमारी जानों को बचाना ही है। उसमें जो SOPs दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स करना है, इंडस्ट्रीज़ खोलनी है ताकि कोई मईशत का पहिया चले, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, तो उसको फिर करने के लिए अब अगर उसको ऑल ऑफ सडन जो है वो वन फाइन मॉर्निंग यू गेट अप और सब कुछ खुला हुआ हो, तो फिर आप देख सकते हैं कि नाज़रीन वो कर्व किस हद तक ऊपर जा सकती है पाकिस्तान में। और फिर हमारा हेल्थ सेक्टर इतना पोटेंशियल नहीं रखता, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको जो है वो अपने अंदर जज्ब कर सके, उसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। तो ये यहाँ पर अवाम की भी दोहरी जिम्मेदारी बनती है। आप बिल्कुल अपना कमाएं खाएं भी, बिल्कुल घर से बाहर भी निकलें, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी हिस्सा लें, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि अपनी सेहत के जो SOPs जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो कोरोना वायरस के वजह से पूरी दुनिया में चल रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, हमारे पास मौजूद हैं एक और स्पीकर, हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर अरशद अब्रो साहब ने हमें ज्वाइन किया है हैदराबाद से, उनसे हम बात करेंगे हैदराबाद में क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वो इस तमाम तर मामले को टैकल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका PTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, केसेस अभी भी हमारे सामने बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, शरह अमवात भी जो है वो बढ़ रही है। हैदराबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है? बड़ी मेहरबानी, मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने व्यूज पे बात करने के लिए। हैदराबाद की सूरत हाल ये थी कि हैदराबाद में जब पहला केस पाकिस्तान में आया था 26 फरवरी से, तो उसके बाद ही हैदराबाद में आइसोलेशन सेंटर और आइसोलेशन वार्ड और ICU और वेंटिलेटर्स का इंतजाम किए गए थे। हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान सिंध का सबसे बड़ा ICU मौजूद है और जिसमें 40 बेड जो हैं हमारे पास विद वेंटिलेटर्स हैदराबाद शहर के अंदर हैं और 10 वेंटिलेटर्स जो मुल्क का जाम शोरूम में हमारी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है उसके साथ भी 10 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। उसके अलावा भी हमने एक कोविड ICU जो है वो हैदराबाद के अंदर डेवलप किया है और उसके अंदर मजमूई तौर पे हम तकरीबन 16 वेंटिलेटर्स और 16 बेड का एक हाई डिपेंडेंसी यूनिट वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा बताइएगा कि बिल्कुल ये तमाम के तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, किस हद तक आप देख रहे हैं, क्योंकि फैला सिंध से ही आगाज हुआ और उसके बाद अब वो कर्व बढ़ रही है, आप क्या देख रहे हैं, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये इज इट अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, क्या होगा पाकिस्तान? जी, सूरत हाल तो बहुत खराब है क्योंकि आप देख रहे हैं कि तकरीबन 4500 के करीब लगभग सिंध के अंदर जो है वो लोकल ट्रांसमिशन हो रही है केसेस की, और जिस तरह से लॉकडाउन की सूरत हाल थी वो लॉकडाउन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खुल रहा है। और सिंध में आपने देखा कि लास्ट वीक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने और पाकिस्तान के जो सिंध के जो कराची के जो बड़े प्रोफेसर साहिबान हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये खदशात जाहिर किए थे अगर आपने लॉकडाउन को रिलीज किया या उसको जो है ओपन किया तो ये जो है वो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है, और अगर सूरत हाल मजीद खराब होगी तो हेल्थ सेक्टर जो पूरा का पूरा है वो कोलैप्स हो जाएगा। मैं सिर्फ ये सिंध की बात नहीं कर रहा, पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान लेवल पे यही सूरत हाल होगी कि अगर आपने लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलीज किया तो लोग जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसको हमारी कम्युनिटी अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है।
लोग एक हुजूम की तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। और गवर्नमेंट ने बारहा आप नशियाती मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने, लोगों ने ग्रुप्स के अंदर बहुत ज्यादा उनको तालीमात भी दी हैं और इसके बारे में बयानात भी दिए हैं कि आप समाप्त लॉकडाउन करें और भले आप चीजें ओपन रखें, ग्रोसरी शॉप्स ओपन करें या जो भी इंतजाम हो रहे हैं वो भले हों, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंतजाम होने चाहिए कि लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई ये जो एहतियात है वो तमाम जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, आपका ताल्लुक क्योंकि सिविल अस्पताल से है, सिविल अस्पताल बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, आवाम की बड़ी तादाद वहां पर आती है, आवाम का कोऑपरेशन कैसे देख रहे हैं वहां पर? हैदराबाद में बिलखुसूस बात की जाए, देही इलाकों से भी लोग आते होंगे, शहरी आबादी भी है। ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि शहरी आबादी में शायद लोग जो है वॉयलेट कर रहे हैं SOPs को, लेकिन देही इलाकों में सूरत हाल बेहतर है। हैदराबाद और उससे मुल्हिका देही इलाकों की सूरत हाल आप बताइएगा। जी, हैदराबाद की सूरत हाल ये है कि ये लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड साइंस पाकिस्तान की सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तकरीबन ये एशिया की बड़ी हॉस्पिटल है, इसमें 1900 बेडेड हॉस्पिटल है और ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है। एक उसकी हैदराबाद में बड़ी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद, दूसरी इसकी टर्शरी केयर हॉस्पिटल जामशरो में है। क्योंकि हैदराबाद में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें वो सारे डिस्ट्रिक्ट जो डिवीजन के हैं वो सब इसी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में आते हैं। तो आपकी बात से ये लोग हमारे पास ओवर रिएक्ट करते हैं। अगर लोगों को आइसोलेट किया जाता है तो भी लोग रिएक्ट करते हैं। अगर लोगों को ये कहा जाता है कि आप सेल्फ आइसोलेशन करें तो भी काफी दफा ये देखा गया है कि लोग सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रहते और वो निकल आते हैं बाहर, जिसकी वजह से इसका फैलाव तेजी से हो रहा है। सही जी, डॉक्टर अब्रो साहब, अरशद अब्रो साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने का। नाज़रीन, कुछ भी बात कर ली जाए, कुछ भी कह लिया जाए, कुछ भी सुन लिया जाए, आखिर में फिर वही बात निकलती है जो आप हमारे बैकड्रॉप में भी देख रहे हैं कि मेरा घर मेरी जन्नत। घर रहिए, महफूज रहिए, महदूद रहिए, महफूज रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को महदूद रखेंगे, समाजी फासला रखेंगे, उतना ही आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे अपने आप को बचाने के लिए भी और दूसरे लोगों को बचाने के लिए भी। और वो दूसरे कोई और नहीं है, आपके ज़्यादातर आपके अपने प्यारे होंगे, दोस्त होंगे, घर वाले होंगे। इसी नोट पर नाजरीन, हमारे यहाँ पर इस चंक का वक्त जो है वो खत्म हुआ जाता है ट्रांसमिशन के। इस वक्त हुआ है एक न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद जो है 1 से 3 तक दोबारा ये ट्रांसमिशन आप देख सकेंगे। आपका हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया।